गुड इवनिंग। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को अर्थशास्त्र विषय के फर्स्ट पेपर जिसका नाम है सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रकटित अधिमान सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी कहते हैं। आज हम लोग इस सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मार्शल का जो उपयोगिता विश्लेषण का सिद्धांत था, इसके अलावा हिक्स एवं एलन का जो तटस्थता वक्र विश्लेषण का सिद्धांत था, अर्थात मैंने बताया आपको कि मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण सिद्धांत, इसके अलावा हिक्स एवं एलन इनका जो एनालिसिस था वो क्या था? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तटस्थता वक्र विश्लेषण, इन विश्लेषणों के दोषों को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर सैमुअल्सन ने 1948 ईस्वी में 1948 ईस्वी में उपभोक्ता के व्यवहार का एक नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और उसी सिद्धांत का नाम क्या है? प्रकटित अधिमान सिद्धांत। अर्थात प्रकटित अधिमान सिद्धांत, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? प्रोफेसर सैमुअल्सन जी हैं। इन्होंने इन सिद्धांतों के, मार्शल के और हिक्स एलन के जो एनालिसिस था, विश्लेषण था, जो इनका सिद्धांत था, इनका जो उपयोगिता विश्लेषण, कौन सा उपयोगिता विश्लेषण था? इनका गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण था, है ना। तो इनके कमियों को और हिक्स एवं एलन का जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस था, इनके दोषों को ध्यान में रखते हुए इनके विकल्प के रूप में एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उपभोक्ता व्यवहार के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रकटित अधिमान सिद्धांत। इसको अन्य नामों से भी जानते हैं। प्रकटित अधिमान सिद्धांत को हम उद्घाटित अधिमान सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यहां पर रिवेल्ड का अर्थ क्या हुआ? प्रकटित या उद्घाटित। प्रेफरेंस को हम अधिमान भी बोलते हैं और पसंदगी भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे पसंदगी शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। या पसंदगी शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा उद्घाटित पसंदगी सिद्धांत या प्रकटित पसंदगी सिद्धांत। ठीक है। तो इस तरीके से प्रेफरेंस की हिंदी और रिवेल्ड की हिंदी, है ना, अलग अलग है। तो उस आधार पे इसको जो है हम कई नामों से जानते हैं। तो मुख्य रूप से हम बात करें तो इसको जो है प्रकटित अधिमान सिद्धांत, और हम क्या कर सकते हैं? इसको उद्घाटित अधिमान सिद्धांत या उद्घाटित पसंदगी सिद्धांत के नामों से जानते हैं। इस सिद्धांत की यदि हम बात करें, सैमुअल्सन के सिद्धांत की बात करें, इनका सिद्धांत एक व्यवहारवादी सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है?
व्यवहारवादी सिद्धांत है। व्यवहारवादी सिद्धांत क्यों? क्योंकि इसमें उपभोक्ता के व्यवहार का एक नए ढंग से जो है विश्लेषित किया गया। इस सिद्धांत में उपभोक्ता के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। इसमें बाजार में दो वस्तुओं के विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें इस प्रकार से हम कह लें कि इसमें जो है ऑब्जर्वेशन किया जाता है, अवलोकन किया जाता है कि उपभोक्ता बाजार में विभिन्न कीमतों पर किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह से वह विभिन्न संयोगों में से किसी एक संयोग पर अपना अधिमान देता है, किस तरह से वह विभिन्न संयोगों में से किसी एक संयोग पर अपना प्रेफरेंस देता है। इस प्रकार से हम बात करें तो इस सिद्धांत में उपभोक्ता के व्यवहार का, उपभोक्ता के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस सिद्धांत में हम बात करें कि उसके अधिमान, उसके जो है आप कह लीजिए व्यवहार के आधार पर ही अधिमानों का, उसके अधिमानों को जो है निश्चित किया जाता है कि उपभोक्ता का अधिमान क्या है, उसका प्रेफरेंस क्या है। उपभोक्ता का जो ये सिद्धांत है, प्रकृति अधिमान का सिद्धांत सैमुअल्सन का, उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध में, इसकी यदि मैं बात करूं तो इसको जो है उपभोक्ता संतुलन का थर्ड, तीसरी या तृतीय प्रविधि भी कहा जाता है, या इसको तीसरा मूल भी कहा जाता है। इस सिद्धांत की यदि हम व्याख्या करें तो इसकी व्याख्या करने से पहले इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं, कुछ अजम्पशंस हैं, उस पर भी चर्चा कर लेना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है सैमुअल्सन के प्रकटित अधिमान सिद्धांत की मान्यताओं पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग जो है सैमुअल्सन द्वारा प्रतिपादित प्रकटित अधिमान सिद्धांत की मान्यताओं पर चर्चा करते हैं। तो ये आपका सिद्धांत की मान्यताएं, सिद्धांत की मान्यताएं कहिए, या फिर आप पूरा लिख सकते हैं कि प्रकटित अधिमान सिद्धांत की मान्यताएं, या केवल सिद्धांत की मान्यताएं लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धांत मतलब हम इसी सिद्धांत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अन्य सिद्धांतों की तरह यदि हम बात करें, हमारा जो ये सिद्धांत है, इसमें भी ये सिद्धांत भी कुछ मान्यताओं पर आधारित है, और उन मान्यताओं का अध्ययन करना, उस पर चर्चा करना नितांत आवश्यक हो जाता है। तो आइए देखते हैं, इसकी जो पहली प्रमुख मान्यता है यह है कि रुचियों में परिवर्तन नहीं। रुचियों में परिवर्तन नहीं मतलब ये किसके बारे में कहा जा रहा है? ये कंज्यूमर के बारे में कहा जा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है? ये उपभोक्ता के बारे में। उपभोक्ता, यहां पर उपभोक्ता के रुचियों की बात की जा रही है। उपभोक्ता के रुचियों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये इसकी फर्स्ट मान्यता है। और इस मान्यता का मतलब यह है कि पूरे विश्लेषण में, पूरे सिद्धांत में उपभोक्ता का जो इंटरेस्ट है, यदि वह बदल गया, रुचि बदल गई, तो जब रुचि बदल गई तो उसका प्रेफरेंस भी क्या हो जाएगा? वो पुराना नहीं रह जाएगा, उसको प्रेफरेंस भी क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ जाएगा, जो कि इस मान्यता के, इस सिद्धांत के खिलाफ है। ये सिद्धांत क्या करता है?
ये सिद्धांत जो है ये प्रेफरेंस पर आधारित है, रिवेल्ड प्रेफरेंस पर आधारित है, प्राकृतिक अधिमान पर आधारित है। इसलिए जो है हम बात करें कि यहाँ पर जो है उपभोक्ता के रुचियों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रुचियों में परिवर्तन हो गया तो उसका अधिमान भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। सेकंड मान्यता की बात करते हैं, दूसरी मान्यता की बात करते हैं। दी हुई कीमत रेखा पर केवल एक संयोग का चुनाव, यहां पर उपभोक्ता शब्द रहेगा, उपभोक्ता, उपभोक्ता, ये भी कंज्यूमर के लिए कहा जा रहा है, ये भी कंज्यूमर के लिए कहा जा रहा है कि दी हुई कीमत रेखा पर उपभोक्ता केवल एक ही संयोग का चुनाव कर सकता है, केवल एक ही वस्तु का चुनाव कर, एक ही संयोग का चुनाव कर सकता है। अब एक ही संयोग क्या होता है, कीमत रेखा क्या होता है, इसके बारे में हम संक्षेप में चर्चा कर लें। तो कीमत रेखा वह रेखा होती है जो दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाती है जो उपभोक्ता अपनी दी हुई आय तथा दो वस्तुओं के वर्तमान कीमतों पर क्रय कर सकता है या खरीद सकता है। अर्थात कीमत रेखा उपभोक्ता के सामर्थ्य को दिखाता है, उसकी क्षमता को दिखाता है कि वह दो वस्तुओं की कितनी मात्राओं को खरीद सकता है। यहां पर कीमत रेखा दी हुई मतलब है जो पहले से दिया हुआ है, कीमत रेखा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, अर्थात उपभोक्ता के आय में परिवर्तन नहीं हो सकता। दो वस्तुओं की कीमतें भी यहाँ पर दी हुई हैं, है ना। तो इसको चूंकि कीमत रेखा को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कीमत आय रेखा भी बोलते हैं, है ना। इसलिए जो है यहाँ पर दी हुई का मतलब यही है कि जो प्राइस लाइन है आपका ये दिया हुआ है। अच्छा, इसमें दी हुई प्राइस लाइन में सबसे बड़ी बात यहाँ पर मान्यता क्या है कि उपभोक्ता जो है, चूंकि कीमत रेखा क्या है, मैंने आपको बताया कि विभिन्न संयोग, इस पे विभिन्न संयोग होते हैं, कीमत रेखा पे विभिन्न संयोग होते हैं, अनेकों संयोग होते हैं दो वस्तुओं के। तो उपभोक्ता क्या करता है, उन सारे संयोगों की बात नहीं करता, उनमें से केवल एक ही संयोग पर क्या करता है, उसका वह चुनाव कर सकता है, किसी एक संयोग का चुनाव कर सकता है, एक से अधिक संयोगों का चुनाव नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए हम अगले मान्यता की तरफ चलते हैं। अगली मान्यता क्या है, इसी से रिलेटेड है कि जब कीमत रेखा पर उपभोक्ता केवल एक ही संयोग का चुनाव कर सकता है, तो जो केवल एक ही संयोग है, जो केवल एक संयोग की बात करता है, तो एक संयोग का जो चुनाव है वह क्या बताता है, उस संयोग के प्रति उपभोक्ता के अधिमान को प्रकट करता है, प्रकट करता है ये चीज। तीसरी मान्यता यही है कि एक संयोग का जो चुनाव उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि केवल एक संयोग का जो चुनाव है वह क्या बताता है, वह जो है उस संयोग के प्रति उपभोक्ता के अधिमान को बताता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस चुनाव से, चूंकि बहुत सारे चुनाव थे, बहुत सारे जो है संयोग थे, बहुत सारे संयोग थे, उनमें से उपभोक्ता ने केवल एक जो है विशेष संयोग का चुनाव किया, तो इसका मतलब ये है कि उपभोक्ता ने उस विशेष संयोग के प्रति अपने अधिमान को प्रकट किया, अपने प्रेफरेंस को प्रकट किया। यहाँ एक चीज और आप जान लीजिए, अभी मैंने प्राकृतिक अधिमान सिद्धांत के बारे में बता रहा था शुरू में, यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, इसका शाब्दिक अर्थ भी समझ लीजिए। प्राकृतिक अधिमान अर्थात उपभोक्ता क्या करता है, इसमें उपभोक्ता के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसका अवलोकन किया जाता है, अर्थात उपभोक्ता का प्रेफरेंस। यहाँ पे क्या होता है, उपभोक्ता अपने प्रेफरेंस को प्रकट करता है, वह किसी एक संयोग पर अपने अधिमान को
प्रकट करता है, वही चीज यहाँ पे दिखा रहा है, वही चीज यहाँ पे मान्यता के रूप में बताया गया है कि वह एक संयोग का चुनाव करता है, और जो एक संयोग का चुनाव करता है उस संयोग के प्रति उपभोक्ता का क्या होता है, उसके अधिमान, उस संयोग के प्रति उसके अधिमान को, उपभोक्ता के अधिमान को वह प्रकट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, चौथी मान्यता की तरफ चलते हैं। चौथी मान्यता क्या कह रहा है? यह अधिमान संयोग से, इस दूसरी मान्यता से तीसरी मान्यता हमारी रिलेटेड थी, अब तीसरी मान्यता से चौथी मान्यता रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है? यह अधिमान। कौन सा अधिमान? जो यहां पर उपभोक्ता प्रकट करता है, जिस प्रेफरेंस को संयोग के प्रति जो अपना प्रेफरेंस प्रकट करता है, वह अधिमान, उसी अधिमान की यहाँ पे बात की जा रही है कि यह जो अधिमान है वो क्या करता है, वह किस पर आधारित है, वह स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पर आधारित है। इसका मतलब होता है मजबूत क्रम, मजबूत क्रम, मजबूत या आप सबल भी बोल सकते हैं, सबल क्रम। यह अधिमान मजबूत क्रम पर आधारित है। मजबूत क्रम पर आधारित का मतलब यही हुआ कि उपभोक्ता ने जिस चुनाव के, जिस संयोग के प्रति अपना अधिमान प्रकट किया है, उसको वह बदल नहीं सकता। पूरे विश्लेषण की यदि हम बात करें तो उपभोक्ता ने कह दिया कि भाई हम सेब को जो है, बहुत सारे फल हैं, उन सारे फलों में उसने सेब को क्या किया, प्रेफरेंस किया, अधिमान दिया। तो जब उसने सेब को प्रेफरेंस दिया तो ऐसी स्थिति में वो पूरे विश्लेषण में ऐसा नहीं है कि इसका जो प्रेफरेंस है वह इतना कमजोर है, कमजोर ऑर्डरिंग पर, वीक ऑर्डरिंग पर नहीं डिपेंड है कि वह बाद में कह दे नहीं भैया अब हम सेब को प्रेफरेंस नहीं देंगे, अब हम आम को प्रेफरेंस देंगे। ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा वह नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका जो अधिमान है वो वीक नहीं है, वो कैसा है, स्ट्रांग ऑर्डरिंग पर आधारित है, मजबूत क्रम पर आधारित है। इसलिए जो है यही चीज यहाँ पर जो है चौथी मान्यता के रूप में यहाँ पर प्रोफेसर सैमुअल्सन ने यहाँ पर बात रखी अपनी। तो स्ट्रांग ऑर्डरिंग का मतलब समझ में आ गया आपको? चलिए अगली मान्यता की तरफ चलते हैं, पांचवी और अंतिम मान्यता की तरफ चलते हैं। तो पांचवी और अंतिम मान्यता क्या है, आप देखिए, यह सिद्धांत सामंजस्य या स्थिरता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंसी तथा सकर्मकता, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रांजिटिविटी पर आधारित है। अर्थात यह सिद्धांत स्थिरता और सकर्मकता पर आधारित है। अब इसमें जो दो शब्द आए हैं इनका मतलब समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि भाई ये स्थिरता क्या है, या सामंजस्य क्या है, या आपका सकर्मकता क्या है ना, इसका मतलब क्या होता है। इस पर तो आधारित ये सिद्धांत है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आइए इसके मतलब को हम समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखिए आप, यहां पर आप देखें स्थिरता का मतलब क्या होता है। स्थिरता का मतलब ये होता है कि यदि उपभोक्ता के पास दो संयोग हैं, मान लीजिए एक सी है एक डी, कुछ भी मान सकते हैं, मानने के लिए है, कोई भी ए बी सी डी में कुछ भी मान सकते हैं। यहां पे मान लीजिए दो संयोग है, संयोग दो हैं आपके, संयोग सी और संयोग डी। अब मैं यहां पे क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, मैं यहां पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपका कंसिस्टेंसी के बारे में समझा रहा हूं, स्थिरता के बारे में समझा रहा हूं। स्थिरता क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करना चाहता हूं। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कोई उपभोक्ता के सामने
दो संयोग हैं सी और डी, किसी एक संयोग पर उसको अपना प्रेफरेंस देना है, अधिमान देना है, तो यदि उपभोक्ता सी को डी के तुलना में प्रेफरेंस देता है, इसकी तुलना में डी की तुलना में किसको प्रेफरेंस देता है? सी को देता है। तो डी की तुलना में सी को यदि उसने अधिक अधिमान दिया, प्रेफरेंस दिया, अपनी वरीयता दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये कभी भी पूरे विश्लेषण में कभी भी सी के स्थान पर डी को प्रेफरेंस नहीं दे सकता। ये श्योर है, कन्फर्म है कि यदि उपभोक्ता ने सी को प्रेफरेंस दिया है डी की तुलना में, तो पूरे विश्लेषण में वह अब डी को कभी भी प्रेफरेंस नहीं देगा सी की तुलना में। इसी को हम कहते हैं स्थिरता, इसी को कहते हैं सामंजस्य, इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी। बात क्लियर हो गया? हम इसको और एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए आप, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी वस्तु आप ले सकते हैं, सी और डी की जगह कोई वस्तु ले सकते हैं, दो वस्तु ले सकते हैं, है ना? सेब ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, है ना? इन दोनों वस्तुओं के रूप में आप इसको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सेब केला में यदि उसने सेब को प्रेफरेंस दिया तो वह आगे चलकर कभी भी केला को प्रेफरेंस नहीं देगा। इसी को कहते हैं सामंजस्य, और इस पर आधारित ये हमारा सिद्धांत है। नेक्स्ट जो आपका इसी में है शब्द सकर्मकता। सकर्मकता के बारे में हम आपको बताऊं, मान लीजिए कि उपभोक्ता के पास 4 संयोग है, ए, बी, सी तथा डी। ये उपभोक्ता के पास विभिन्न संयोग हैं सामने उसके। अब मान लीजिए, हमको मानना है, एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि उपभोक्ता ए को बी की तुलना में ए को बी की तुलना में प्रेफरेंस देता है, बी को सी की तुलना में प्रेफरेंस देता है, सी को डी की तुलना में प्रेफरेंस देता है। ठीक है? ऐसी स्थिति में निष्कर्ष के रूप में यह शब्द आता है कि उपभोक्ता कभी भी डी को ए की तुलना में प्रेफरेंस नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। ये चीज है आपका सकर्मकता। ठीक है? ट्रांजिटिविटी शब्द यही है, इसका मतलब यही है। क्लियर? समझ लीजिए आप अच्छे से। ठीक है ना? कि इसमें जो, वैसे तो हमको क्या करना है, यहां पे हमने दो का हमने क्या किया, कंपैरिजन किया है। वैसे ही सिद्धांत में तो बहुत सारे संयोग हो गए, उसमें किसी एक को ही प्रेफरेंस देना है, लेकिन यहाँ पे हम कंपैरेटिव अध्ययन करें, तुलनात्मक अध्ययन करें जो है, तो यहाँ पे सकर्मकता शब्द यही बताता है कि इन चारों संयोगों में आप देखिए, इन सारी तुलनाओं में हम करें तो कभी भी जो लास्ट वाला जिसको हम सबसे कम प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये कभी भी जो है पहले प्रेफरेंस वाले से कभी भी हम इसको अधिक प्रेफरेंस नहीं दे सकते। ये आपके दूसरे शब्द का मतलब है, और हमारा जो ये सिद्धांत है ये इन दोनों शब्दों पर आधारित है, अर्थात हमारा सिद्धांत स्थिरता और सकर्मकता पर आधारित है, इसकी मान्यता पर आधारित है। तो ये आपके हमने यहाँ पर इस सिद्धांत की मान्यताएं आपको बताई, और इन मान्यताओं के दिए होने पर ही सैमुअल्सन का यह सिद्धांत लागू हो सकता है, अन्यथा लागू नहीं होगा। आइए अब हम इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करें। इस सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए जो है आगे हम चलते हैं। ठीक है? आइए अब हम लोग सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। सिद्धांत की व्याख्या।
यह सिद्धांत बहुत ही सरल विचारों पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता बाजार में किसी संयोग के चुनाव का निर्णय करता है, तो किसी संयोग विशेष के चुनाव के निर्णय का क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण जो है, दो कारण हो सकते हैं। किसी विशेष चुनाव, किसी विशेष संयोग के चुनाव के क्या कारण हो सकते हैं? इस सिद्धांत के अनुसार इसके जो है दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या हो सकता है? पहला कारण यह हो सकता है कि इस विशेष उपभोक्ता इस विशेष संयोग को, उपभोक्ता इस विशेष संयोग को दूसरे संयोग से अधिक पसंद करता है, अधिक पसंद करता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? यह विशेष संयोग, यह विशेष संयोग यह विशेष संयोग दूसरे संयोग से अधिक सस्ता है। क्या है? अधिक सस्ता है। क्लियर हो गया? इसको और अच्छे से समझे हम। मैंने आपको बताया कि उपभोक्ता किसी भी संयोग विशेष का चुनाव करना चाहता है, उसका चाहता है मतलब निर्णय करता है या चाहता है, विचार करता है, तो उसके विचार के पीछे दो कारण हो सकते हैं कि वह विशेष संयोग को क्यों चुनना चाहता है, क्यों अधिमान देना चाहता है। उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला, या तो वह जो है इस विशेष संयोग को दूसरे संयोग से क्या करता है? अधिक पसंद करता है। यहां पर मेन शब्द क्या है? अधिक पसंद करता है। वह अधिक पसंद करने से प्रेफरेंस दे सकता है, या फिर यह विशेष संयोग जिसको वह प्रेफरेंस दे रहा है, अधिमान दे रहा है, वह क्या है? दूसरे संयोग से क्या है? अधिक सस्ता है। तो उपभोक्ता वस्तु के सस्ता होने से भी जो है उसको प्रेफरेंस दे सकता है, या फिर उसको अधिक पसंद करने से भी प्रेफरेंस दे सकता है। दोनों कारण हो सकते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? तो ये रही बात मैंने आपको बताई कि उपभोक्ता जो अधिमान, जो चुनाव करता है, जो अधिमान देता है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। आइए अब हम लोग जो है इस सिद्धांत को रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, इसको विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग जो है इसको रेखा चित्र के द्वारा क्लियर करें, क्या होता है ये। चिल्लाते हैं। आइए अब हम लोग जो है इस सिद्धांत को रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करें। तो देखिए, इसमें मेन चीज क्या है कि उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता की कीमत रेखा दी हुई है। कीमत रेखा दी हुई है, इसका मतलब क्या है कि उसका आय निश्चित है और दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में से उसको चुनाव करना है, और उसकी कीमतें भी क्या है? स्थिर हैं। इसी से रिलेटेड हमको यहाँ पे रेखाचित्र बनाना है। ठीक है? अर्थात सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर दो अक्ष लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
एंड ओ, जिसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। एक्स अक्ष पर हम क्या करेंगे, एक्स वस्तु को दर्शाएंगे, और वाई अक्ष पे क्या लिखेंगे, हम वाई वस्तु को दर्शाएंगे। यहाँ पर वस्तु लिखिए, चाहे पूरा शब्द लिखिए आपकी मात्रा करके, तो पूरा आपकी मात्रा करके लिख सकते हैं, वस्तु की मात्रा। ठीक है। यहाँ पर आप ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप रेखा चित्र बना रहे हो तो यहाँ पर आपको एक्स या पूरा एक्स एक्सिस लिखिए या केवल एक्स लिखिए, यहाँ पे वाई लिखिए, यानी अक्षों का नाम जरूर लिखिए। यहाँ पर मूल बिंदु ओ जरूर लिखिए, ठीक है। और एक्स अक्ष पे आप क्या दर्शा रहे हैं उसको भी अवश्य लिखिए, और वाई अक्ष पे क्या दर्शा रहे हैं इसको जरूर लिखिए। सबसे पहला काम आपको यही करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद फिर आपको रेखा चित्र बनाना होता है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि उपभोक्ता का जो है एक कीमत रेखा दी हुई है, तो हम उपभोक्ता की कीमत रेखा को बना दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से कीमत रेखा कैसे बनता है आपको पता है। कीमत रेखा जो कि ऊपर से नीचे गिरता हुआ ऐसे होता है, और इसका नामकरण कर दीजिए, मान लीजिए ए और बी। ए बी क्या हो गया, उपभोक्ता का कीमत रेखा है, जो कि क्या दिखाता है, यह कीमत रेखा जो है दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है, जो उपभोक्ता क्या कर सकता है, अपनी आय और दी हुई कीमतों के द्वारा वो खरीद सकता है, क्रय कर सकता है। इसका मतलब इसमें इस कीमत रेखा पर विभिन्न संयोग आप इस पे होते हैं, तो इस पे हम कुछ संयोगों को लेते हैं। मान लीजिए कुछ संयोग ले लीजिए। इस तरीके से मान लीजिए आपका ये सी संयोग हो गया, ये मान लीजिए आपका डी संयोग हो गया, ये मान लीजिए ई संयोग हो गया, ठीक है। और ये आपका जो सी डी ई संयोग है, ये संयोग कीमत रेखा पर ही स्थित है। इसके अलावा कुछ संयोग कीमत रेखा के अंदर भी हो सकता है, कीमत रेखा के नीचे भी हो सकता है, तो कुछ संयोगों को हम कीमत रेखा के नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, है ना। अब जहाँ पे हम संयोग लेंगे वहाँ पे ऐसे बिंदु की तरह दर्शा देंगे ताकि हमको संयोग दिख रहा हो। ये जी संयोग है आपका, ये मान लीजिए एफ संयोग है, ठीक है। ये आपका एच संयोग है, ठीक। इसके अलावा जो है कुछ संयोग इस कीमत रेखा के ऊपर भी हो सकता है, तो कुछ संयोगों को हम कीमत रेखा के ऊपर भी ले रहे हैं। मान लीजिए एक संयोग यहाँ पर है, एक संयोग यहाँ पर है, ये संयोग मान लीजिए जे हो गया, इसका नाम हमने जे रख दिया, इसका नाम हमने के रख दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहले हम इन संयोगों के बारे में बात कर लें। ये आप देखिए कि सी ई डी ये संयोग एक ही कीमत रेखा पर है ना। जब एक ही कीमत रेखा पर है तो ये जो है आप देखेंगे कि ये एक जैसी वस्तुएं होंगी, इनका संयोग एक जैसा होगा, कीमतें एक जैसी होंगी। कीमतें जैसी मतलब इस पर जो संतुष्टि उपभोक्ता को मिलेगा एक जैसा मिलेगा, है ना। एक जैसी वस्तुएं हैं, जो उपभोक्ता खर्च करेगा वो एक जैसा ही खर्च करेगा, मतलब मात्राएं वैसी ही होंगी, है ना। हालांकि विभिन्न मात्राओं को ही बताएंगी अलग अलग। ये सी ई डी ये क्या करता है, विभिन्न संयोगों को ही दिखाता है, जो कि ये दिखाता है कि उपभोक्ता अपनी आय से और वस्तुओं की कीमतों से यह एक वर्ष की अधिक दूसरे वर्ष की कम मात्रा, है ना, को खरीद सकता है, क्रय कर सकता है। तो ये सी ई डी ये जो है आपकी एक ही कीमत रेखा पर स्थित है, तो ये सारे संयोग एक जैसे हैं। और यहां पर आप देखिए जी एफ एच ये संयोग क्या है, कीमत रेखा के नीचे है। यानी आप इस कह लीजिए कि इन संयोगों की अपेक्षा क्या है, ये सस्ते हैं, ये वस्तुएं या ये यहाँ पे जो संयोग है ये क्या है, सस्ते हैं। और ये जो इसके ऊपर आपके संयोग हैं ये क्या है, इन संयोगों से मांगे हैं, ऐसा आप कर सकते हैं।
ये जो संयोग है, ये संयोग GFH, ये उपभोक्ता की क्षमता से बहुत नीचे है। यहां पर उपभोक्ता की जो कैपेसिटी है यहां तक की है, और यह इससे बहुत नीचे है। यह कम संतुष्टि को दिखाता है ना। हालांकि यहां पर हम संतुष्टि की बात नहीं करेंगे। इस सिद्धांत में संतुष्टि की बात नहीं की गई है। अधिकतम संतुष्टि मिल रही है कि कम संतुष्टि मिल रही है, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहां पर अधिकतम और न्यूनतम संतुष्टि से कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर तो उपभोक्ता को किसी भी वस्तु पर क्या करना है, किसी भी संयोग पर उसको अपना अधिमान प्रकट करना है। बात क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे इसके संयोगों के बारे में आपको बता रहा था कि ये संयोग जो है इसकी क्षमता के कितनी जो है, कौन से संयोग इसके क्षमता के अंदर है, कौन से बाहर है। ये सारे संयोग इसके क्षमता के अंदर हैं। उपभोक्ता ले सकता है, खरीद सकता है, चुनाव कर सकता है। और यहाँ पे जबकि J और K क्या है, ये इसकी क्षमता के बाहर है ना। यह जो है चाहकर भी इन संयोगों का चुनाव नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ तक जो है इसकी कीमत रेखा केवल इतनी है, ये सामर्थ्य के इसके बाहर है। अब इन संयोगों में से ही किसी एक संयोग पर उपभोक्ता क्या करता है, अपने अधिमान को प्रकट, उसको चुनता है अर्थात अपने अधिमान को प्रकट करता है। मान लीजिए वह C संयोग को चुनता है, विभिन्न संयोगों में से मान लीजिए वह C संयोग को चुनता है। जब C संयोग को चुनता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो है, यह क्या करेगा, यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या करेगा, आप देखिए कि यहां पर ये G लिख दीजिए। ठीक, यह जो है C संयोग को चुनता है, इसका तात्पर्य यह है कि वह C संयोग को अपना अधिमान प्रकट करता है अन्य संयोगों की तुलना में। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसने C को जब प्रेफरेंस दिया, इसका मतलब है कि बाकी सारे संयोग क्या हैं, बेकार हैं इसके लिए, और संयोगों पर ध्यान नहीं देगा। जब इससे इसने अपना अधिमान प्रकट कर दिया तो बाकी संयोग क्या हो गए, बेकार हो गए, घटिया हो गया। लेकिन यहां पर समझने योग्य बात यह है कि यहां पर थोड़ा सा हम ये समझें कि यहां पर जो दो संयोग यहां पर दिए हुए हैं, J संयोग और K संयोग, ये संयोग C से मांगे संयोग उपभोक्ता के सामर्थ्य के बाहर है। ये उपभोक्ता चाहकर भी इस संयोग पर अपना अधिमान नहीं प्रकट कर सकता। इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि ये संयोग खराब है, घटिया है ना। इधर के संयोगों को आप कर सकते हैं, घटिया है, खराब है, क्योंकि इसने इस संयोग को अपना प्रेफरेंस दिया। लेकिन ये संयोग जो है इसको आप घटिया या खराब नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, ये इस संयोग से मांगे हैं। ये जो है ये संयोग जो है उपभोक्ता के कैपेसिटी के, उसके क्षमता के बाहर है, ऊपर है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पर हमने आपको इस रेखा चित्र के द्वारा प्रकटित अधिमान सिद्धांत के अंतर्गत किस तरह से उपभोक्ता जो है अपने जो है दी हुई कीमत रेखा के आधार पर किस तरह से विभिन्न संयोगों में से किसी एक संयोग पर अपना जो है अधिमान प्रकट करता है, अपने वास्तविक व्यवहार को प्रकट करता है। ये आपका ये पूरा सिद्धांत रहा। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो सिद्धांत है, इसमें जो है सैमुअल्सन ने मार्ग प्रमेय की भी व्याख्या की है ना। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने क्या किया है, मार्ग प्रमेय की भी व्याख्या की है। और ये जो सिद्धांत है आपका, ये सिद्धांत जो पीछे के सिद्धांत हैं, पीछे के जो विश्लेषण हैं, उनसे क्या है, ये सिद्धांत श्रेष्ठ है, अच्छा है, उत्तम है। क्यों है, आइए हम उसी पर चर्चा करते हैं। इसकी श्रेष्ठता का जो है हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि किस तरह से यह सिद्धांत जो है अन्य सिद्धांतों से श्रेष्ठ है। ठीक है, आइए हम लोग प्रकटित अधिमान सिद्धांत की श्रेष्ठता पर चर्चा करें। यहां पर आप लिख सकते हैं पूरा नाम, प्रकटित अधिमान सिद्धांत की श्रेष्ठता, या फिर केवल सिद्धांत की
सिद्धांत की श्रेष्ठता। हम यहां पर इस सिद्धांत को कैसे श्रेष्ठ सिद्ध करें पुराने सिद्धांतों से, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो इस सिद्धांत को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए जो पहला हम तर्क दे सकते हैं वह क्या है? वह है व्यवहारवादी सिद्धांत। पहला क्या है तर्क? व्यवहारवादी सिद्धांत। इसका मतलब क्या हुआ? सैमुअल्सन का प्रकटित अधिमान सिद्धांत यह पहला ऐसा सिद्धांत है जो उपभोक्ता के व्यवहार को अवलोकन के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से उसके व्यवहार का विश्लेषण करता है, उसके वास्तविक व्यवहार का विश्लेषण करता है। इसीलिए इसको जो है व्यवहारवादी सिद्धांत कहा गया है। जबकि इसके पहले के जो सिद्धांत थे, चाहे मार्शल का उपभोक्ता व्यवहार संबंधित सिद्धांत रहा हो, चाहे हिक्स एलन का उपभोक्ता व्यवहार संबंधित सिद्धांत रहा हो, वे जो सिद्धांत थे वे यदि हम बात करें तो मनोविज्ञान और अंतर विश्लेषण विधियों का प्रयोग किया गया था। उन सिद्धांतों में मनोविज्ञान और अंतर विश्लेषण विधियों का प्रयोग किया गया था, ऑब्जर्वेशन विधि का प्रयोग नहीं किया गया था, उपभोक्ता के व्यवहार के अवलोकन का प्रयोग नहीं किया गया था। इसीलिए उन सिद्धांतों को हम व्यवहारिक सिद्धांत नहीं कर सकते, जबकि हम इस सिद्धांत को व्यवहारिक सिद्धांत कर सकते हैं। और व्यवहारिक सिद्धांत होने के नाते ही हम कह सकते हैं कि जो सैमुअल्सन का प्रकटित अधिमान का सिद्धांत है उन सारे सिद्धांतों से क्या है? श्रेष्ठ है या श्रेष्ठतर है। ठीक है। नेक्स्ट हम दूसरे तर्क पर चर्चा करते हैं। हम इसको श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरा तर्क दे सकते हैं कि व्यर्थ की मान्यताओं का परित्याग। प्रोफेसर सैमुअल्सन का प्रकटित अधिमान का सिद्धांत पुराने सिद्धांतों के जो व्यर्थ के बेकार जो अनावश्यक जो मान्यताएं थी उन मान्यताओं का, उन काल्पनिक मान्यताओं का, अनावश्यक मान्यताओं का क्या कर दिया? इसने परित्याग कर दिया। केवल वास्तविक मान्यताओं का या बहुत आवश्यक जो मान्यताएं थी उन्हीं मान्यताओं को इन्होंने इस सिद्धांत ने एक्सेप्ट किया। बाकी सारे अनावश्यक सिद्धांतों, अनावश्यक जितने भी मान्यताएं थी, जितने भी व्यर्थ मान्यताएं थी, उनका इस सिद्धांत ने क्या कर दिया? परित्याग कर दिया। ये इसका जो है, और इस व्यर्थ की मान्यताओं के परित्याग करने के कारण ही इस सिद्धांत को उन सिद्धांतों से श्रेष्ठ समझा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हम तर्क दे सकते हैं इसके श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए। तीसरा जो आपका है, आप देखिए कि अधिकतम उपयोगिता की मान्यता का परित्याग। ये महत्वपूर्ण है। पीछे के जितने भी सिद्धांत हैं उपभोक्ता व्यवहार के, बार बार मैं नाम ले रहा हूं, मार्शल का हो चाहे हिक्स एलन का हो, उन सभी ने अधिकतम उपयोगिता की बात की, मैक्सिमम यूटिलिटी की बात की। मैक्सिमम यूटिलिटी, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कैसे मिले, इसको ध्यान में रखकर उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता कैसे मिले, अर्थात उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कैसे मिले, इस बात को ध्यान में रखकर ही वे पुराने जो सिद्धांत हैं बनाए गए थे, उनका प्रतिपादन किया गया था। अर्थात वहां पर उन सिद्धांतों में उपयोगिता के, उपभोक्ता का जो उपयोगिता हो अधिकतम हो, अर्थात अधिकतम उपयोगिता की मान्यता को विशेष महत्व दिया गया था। जबकि इस सिद्धांत में अधिकतम उपयोगिता की मान्यता का परित्याग कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अभी मैंने आपको इस सिद्धांत की व्याख्या की और वहां पर मैंने आपको बताया
मैंने आपको ये बताया था कि उपभोक्ता जो है किसी भी संयोग, कोई भी संयोग हो, है ना, इन सारे संयोगों में से किसी भी एक संयोग पे क्या करता है, वह अपना अधिमान प्रकट करता है। और जिस संयोग पर वह अपना अधिमान प्रकट करता है वह आवश्यक नहीं है कि वह बहुत ज़्यादा उपयोगी ही है। यानी उस संयोग से उपभोक्ता को बहुत ज़्यादा उपयोगिता मिल रहा है, अधिकतम उपयोगिता मिल रहा है, यह आवश्यक नहीं है। क्योंकि इस मान्यता का जो है इस सिद्धांत ने परित्याग कर दिया है। यहाँ पर केवल यही प्रकट करता है, उसके व्यवहार को प्रकट करता है, उसका अधिमान प्रकट करता है कि उपभोक्ता जो है किस संयोग के प्रति अपना अधिमान प्रकट कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे हम बात करते हैं। इस प्रकार यहां पे हम कर सकते हैं कि ये जो हमारा सिद्धांत है ये पीछे के सिद्धांतों से क्या है, पुराने सिद्धांतों से श्रेष्ठ है। नेक्स्ट हम यहां पर अंतिम तर्क ये दे सकते हैं, निरंतरता की मान्यताओं का परित्याग। निरंतरता की मान्यताओं का परित्याग का मतलब यह होता है, निरंतरता जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कंटिन्यूटी। मार्शल का सिद्धांत हो, उपयोगिता विश्लेषण का सिद्धांत हो, चाहे हिक्स एलन का तटस्थता वक्र का सिद्धांत हो, इन सभी सिद्धांतों में कंटिन्यूटी की मान्यता को विशेष महत्व दिया गया। आप याद करिए, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम को, जहां पर जब उपभोक्ता जो है जब वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करता है, पहली इकाई का, दूसरी इकाई का, तीसरी इकाई का, चौथी इकाई का, पांचवी इकाई का, आपने एग्जाम्पल लिया था। मान लीजिए उपभोक्ता जो है 5 रोटियों का उपभोग करता है, 5 रोटी खाता है। अब 5 रोटी खाने वाला उपभोक्ता जो है वहां पर ऐसा नहीं है कि पहली रोटी अभी खा लेगा, दूसरी रोटी 2 घंटे बाद खाएगा, तीसरी रोटी 5 घंटे बाद खाएगा, चौथी रोटी कल खाएगा, 5वीं रोटी परसों खाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता है तो सिद्धांत नियम सारे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। वहां पर वो सिद्धांत लागू ही नहीं होगा। इसीलिए इसको अपवाद माना गया है कि वस्तुओं में क्या होनी चाहिए, उसके उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए। यदि निरंतरता नहीं रही, यदि गैपिंग हो गया, इस तरह से यदि आपने गैप कर दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसी स्थिति में वह सिद्धांत या नियम लागू नहीं होगा। जबकि यहां पर हम बात करें सैमुअल्सन के इस सिद्धांत की बात करें, इस सिद्धांत में ऐसी कोई मान्यता नहीं है। उपभोक्ता के उपभोग क्रम में निरंतरता हो, कंटिन्यूटी हो, ऐसी कोई मान्यता नहीं है यहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सैमुअल्सन का ये सिद्धांत है, ये निरंतरता की मान्यताओं का भी क्या किया, परित्याग किया। इस प्रकार से इन सारी मान्यताओं का, जितने भी बेकार मान्यताएं थे, खराब मान्यताएं थे, इन सब का परित्याग किया। और यह क्या है, एक व्यवहारवादी सिद्धांत है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता के व्यवहार के जो पुराने सिद्धांत हैं, मार्क्स के जो पुराने सिद्धांत हैं, उन सारे सिद्धांतों से हमारा जो सैमुअल्सन का प्रकृति अधिमान सिद्धांत है वह क्या है, श्रेष्ठ है। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये सिद्धांत किस तरह से अन्य सिद्धांतों से, पुराने सिद्धांतों से श्रेष्ठ है। इस सिद्धांत की कुछ कमियां भी हैं, इसके कुछ दोष भी हैं, इस पर भी चर्चा कर लेना बहुत आवश्यक है। तो आइए हम लोग इस सिद्धांत के दोष पर चर्चा करें। सिद्धांत के दोष, यहां पर कुछ हम प्रमुख दोषों की बात करें इस सिद्धांत की। तो पहला जो दोष है यह है गिफिन विरोधाभास की व्याख्या नहीं, अर्थात यह सिद्धांत गिफिन के विरोधाभास की व्याख्या करने में सक्षम नहीं रहा या सफल नहीं रहा या व्याख्या नहीं कर सका। अब एक गिफिन विरोधाभास होता क्या है, इसके बारे में समझना आवश्यक है। ये गिफिन सब
गिफिन ये अर्थशास्त्री थे। इन्होंने एक ऐसी वस्तु की परिकल्पना की, एक ऐसे वस्तुओं के बारे में बताया जो कि निकृष्ट, बहुत ही घटिया किस्म की वस्तुएं थी। उन पर उन्होंने अपना विचार दिया और वहां पर जो मार्ग विश्लेषण था उसको इन्होंने क्या कर दिया, फेल कर दिया। अर्थात जो जिन वस्तुओं के संबंध में इन्होंने मार्ग विश्लेषण को फेल किया वे वस्तुएं घटिया थी, निकृष्ट थी, इसलिए इन वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं कहा गया। क्या कहा गया? गिफिन वस्तुएं। और इन वस्तुओं के संबंध में जो आय प्रभाव होता है वो ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक आय प्रभाव, ऋणात्मक आय प्रभाव होता तो है, लेकिन ये बहुत ही प्रबल होता है, यहां तक कि ये प्रतिस्थापन प्रभाव से भी अधिक होता है। तो ऋणात्मक आय प्रभाव की प्रबलता के कारण ही ये जो है यहां पर वस्तु की कीमत और मार्ग के बीच जो संबंध है दोनों में उल्टा संबंध होता है। डिमांड और प्राइस के बीच में उल्टा संबंध होता है। देखिए आप इस तरीके से दोनों की दिशा अलग अलग होती है। सामान्य वस्तुओं के संबंध में हम बात कर रहे हैं। सामान्य वस्तुओं के संबंध में कीमतें बढ़ती हैं तो मार्ग क्या होता है, कम हो जाता है। कीमतें कम होती हैं तो मार्ग बढ़ जाता है। ये एरो निशान ऊपर बढ़ने का संकेत है, नीचे एरो का निशान घटने का संकेत है। तो दोनों में देखिए विपरीत चिन्ह चल रहा है। ये ऊपर दिशा में चलता है तो नीचे चलता है, ये नीचे चलता है तो ऊपर चलता है। ये कब होता है? यहाँ पर ऋणात्मक आय प्रभाव नहीं, लेकिन ऋणात्मक आय प्रभाव जब होता है तो दोनों की दिशा एक हो जाती है। अर्थात वहां पे क्या होता है, वहां पर आय बढ़ने पर भी जो है उस वस्तु की मांग नहीं बढ़ती। वहां पर हम बात करें कि कीमतें बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ जाती है, कीमतें घटने पर उन वस्तुओं की मांग घट जाती है। किन वस्तुओं की? गिफिन वस्तुओं। प्राइसेस और डिमांड के बीच में देखिए दिशा एक ही है। ये ऊपर की ओर जा रहा है तो डी भी ऊपर की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर आ रहा है तो ये भी नीचे की ओर आ रहा है। दोनों में क्या है? दोनों में जो संबंध है सीधा सीधा हो गया, जो उल्टा संबंध था वो सीधा सीधा हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों यहाँ पर नियम लागू नहीं होता है? गिफिन वस्तुओं के संबंध में ये नियम लागू क्यों नहीं होता है? नहीं नियम लागू होता है, इसी को हम कहते हैं गिफिन का विरोधाभास कहते हैं। और इस विरोधाभास की व्याख्या करने में सैमुअल्सन जी भी सफल नहीं हुए। तो यही इनके सिद्धांत का दोष है कि गिफिन विरोधाभास की व्याख्या नहीं कर सके या करने में ये समर्थ नहीं हुए। क्लियर बात? चलिए आगे चलते हैं। अगले जो इनके सिद्धांत की जो अगली कमी है वो क्या है? दी हुई आय कीमत स्थिति की गलत धारणा। अर्थात इनके सिद्धांत में आय कीमत की जो स्थिति है वो क्या है? दी हुई है। दी हुई है, दी हुई है मतलब स्थिर है, फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आय कीमत, कीमत आय स्थिति का मतलब क्या है कि वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता की आय, ये क्या है? ये दी हुई है। वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता की आय या कीमत आय रेखा किसको कहते हैं हम? प्राइस लाइन को कहते हैं। अर्थात इसमें जो है इस सिद्धांत में जो प्राइस लाइन है ये दी हुई है। प्राइस लाइन को हम क्या कहते हैं? कीमत आय रेखा कहते हैं। इसलिए कीमत आय स्थिति जो है इसमें दी हुई है, अर्थात फिक्स है, स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये जो धारणा है ये गलत है। ये धारणा क्या है? गलत है। ये इस सिद्धांत की दूसरी कमी है, दूसरा दोष है।
क्योंकि उपभोक्ता का जो कीमत है, उपभोक्ता का जो आय है वो स्थिर नहीं हो सकता, उसमें परिवर्तन होता रहता है। वस्तुओं की कीमतें भी स्थिर नहीं रहती, उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। ऐसी स्थिति में हम इनको स्थिर मान लें, पहले से हम इसको दी हुई मान लें, तो ये जो धारणा है इस सिद्धांत का, ये धारणा क्या है? गलत है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया गलत धारणा। बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। यहाँ पर हम तीसरे दोष की बात करते हैं। तीसरा दोष है कि मार्ग सिद्धांत के कल्याणकारी उद्देश्य की उपेक्षा। यह सिद्धांत उपभोक्ता का सैमुअल्सन का जो है प्रकटित अधिमान का सिद्धांत, यह उपभोक्ता के मार्ग सिद्धांत के कल्याणकारी उद्देश्य की उपेक्षा करता है, अर्थात अवहेलना करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो है उपभोक्ता के व्यवहार का, बाजार व्यवहार का अवलोकन किया जाता है केवल, है ना? बाजार व्यवहार का क्या किया जाता है? अवलोकन किया जाता है। यहाँ पे उसके मानसिक स्थिति में क्या चल रही है ना? कल्याणकारी उद्देश्य का मतलब यही हुआ कि उपभोक्ता को जो है अधिकतम संतुष्टि मिल रही है कि नहीं मिल रही है, अधिकतम जो है उपयोगिता प्राप्त हो रही है नहीं हो रही है। क्योंकि इस सिद्धांत ने पहले ही क्या किया कि अधिकतम उपयोगिता की मान्यता को रिजेक्ट कर दिया। तो जब अधिकतम उपयोगिता की जहाँ बात की जाती है, वहीं पे अधिकतम संतुष्टि की बात की जाती है, वहीं पर जो है कल्याण की बात की जाती है, वेलफेयर की बात की जाती है, ह्यूमन वेलफेयर की बात की जाती है। तो ये सारी जो है बातों की जो है इस सिद्धांत में क्या की गई? उपेक्षा की गई। उस पर जो है यहाँ पर इस सिद्धांत में ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर केवल उपभोक्ता के जो है बाजार के व्यवहार का जो है, बाजार में विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न कीमतों के संबंध में उपभोक्ता किस तरह का व्यवहार करता है, उसका अवलोकन किया जाता है। अर्थात यहाँ पर उपभोक्ता के वास्तविक व्यवहार का जो है अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर जो है उपभोक्ता के मार्ग सिद्धांत के कल्याणकारी जो उद्देश्य होते हैं उसकी उपेक्षा की गई है। इस तरीके से जो है इस सिद्धांत के कुछ कमियों को बताया गया है। तो आज हम लोग जो है प्रोफेसर सैमुअल्सन द्वारा प्रकटित अधिमान सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने इस सिद्धांत के बारे में अच्छे से रेखाचित्र के द्वारा जो है और इसकी मान्यताओं का भी हमने अध्ययन किया। इसके अलावा ये सिद्धांत पुराने सिद्धांतों से किस तरह से श्रेष्ठ है, इसको हमने जो है इसका भी अध्ययन किया। और लास्ट में हमने इस सिद्धांत के दोष के बारे में भी अध्ययन किया। तो आज इतना ही। दैट्स ऑल।